नमस्कार, अनुस्वार मंच पर आप सबका स्वागत है। और आज एक मधुर संयोग कि हमारे साथ उपस्थित हैं हमारी अतिथि कांता राय जी, जिनको कौन नहीं जानता। लघु कथा का नाम लो तो सबसे पहले कांता राय जी का नाम आता है, और आज उन्होंने हमें समय देकर के अनुग्रहित किया है। अब हम उनसे उनकी साहित्य यात्रा के बारे में पड़ताल करेंगे। आइए, स्वागत है कांता राय जी। नमस्कार संजीव जी, बहुत बहुत आभार आपका इस कार्यक्रम में अवसर देने के लिए। नहीं, ये हम लोगों का सौभाग्य। आज आपकी बातचीत हम तकनीकी विषयों की बजाय आपकी साहित्य यात्रा पर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि कहाँ से शुरू हुई आपकी साहित्य यात्रा, कैसे आपकी रुचि साहित्य में आई, कौन प्रेरणा स्रोत था आपका? असल में मेरी परवरिश जहाँ हुई है कोलकाता के काकुरगाछी का जो हमारा सीआईटी बिल्डिंग था, और करीब 260 फ्लैट थे, 4 बिल्डिंग थी और 260 फ्लैट जी। तो कलकत्ता में, और हमारा एक क्लब भी था, ओभियान क्लब। तो उस क्लब में वो पापा लोगों के जो लोग सर्कल था उसमें वो क्लब बना था, और उसमें हमारे यहाँ बीच में इतना बड़ा मैदान है कि टूर्नामेंट्स होते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट्स, फुटबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं, और बिल्कुल बड़े बड़े खिलाड़ी लोग आते हैं वहां पे। और पूरे कलकत्ता का, और कभी कभी तो वेस्ट बंगाल के भी लोग आते हैं, टीम आते हैं। तो और जितने भी, जैसे सुभाष चंद्र बोस जयंती है या रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, तो वहां पे नाटक खेलते थे हम लोग बचपन में ही। अपने बिल्डिंग में ही हम लोग बचपन से ही नाटक में, कविता पाठ में और इन सब चीजों में हम लोग भाग लेते रहे। फिर पापा ने अपने दोस्तों के साथ मिलके एक लाइब्रेरी बनाई थी। पापा क्योंकि सिटी कॉलेज कोलकाता के प्रोडक्ट थे मेरे पापा, इंग्लिश में एमए थे, और उनको हिंदी साहित्य में बहुत रुचि थी। तो जब उन्होंने लाइब्रेरी बनाया, तो लाइब्रेरी, फिर पापा लोग जब जॉब में चले गए तो वो लाइब्रेरी मेंटेन नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके सारे जितने भी साथी थे सभी नौकरी करने लगे। तो उन किताबों को फिर हुआ कि लाइब्रेरी बंद करना पड़ा। तो हाँ, तो उसमें सबने अपने अपने रुचि के अनुसार किताबें जो है बंटवारा कर लिया। अच्छा। और उस बंटवारे में हमारे पास ये आपके पीछे जो 2 खाने बने हैं, मतलब बहुत सारे खाने बने हैं आपके, लेकिन ये जो 2 खाने हैं ना, इतनी बड़ी मतलब अलमारी हमारे घर आ गई थी किताब की। और उसमें बंकिम चंद्र के साहित्य, रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य, खादी के फूल मैंने बहुत छोटी उम्र में ही पढ़ लिए थे, और हरिवंश राय बच्चन और आचार्य चतुर सेन जी, और भी बहुत, मतलब बहुत साहित्य था। और बचपन से, और हम लोगों का जो समय था वो पढ़ने का समय था, मतलब लोटपोट पढ़ते थे, चंपक पढ़ते थे, चंदा मामा पढ़ते थे। तो एक साहित्य जो था वो एक रुचि का विषय था। घर में धर्मयुग आता था, पेपर में, वो सप्ताह में पेपर में लपेट के, हम 4 तल्ले में रहते, तो वहाँ 4 तल्ले में हॉकर्स फेंकते हैं, बहुत ही अच्छे से फेंकते, 2 तल्ले पे, 3 तल्ले पे, सही निशाना। और फिर हम लोग जो है रविवार को हम लोग लपक के उसको पकड़ते थे कि हमें धर्मयुग कौन पढ़ेगा, और फिर छीना झपटी होती थी। तो 7th क्लास से मैं उपन्यास पढ़ने लगी थी। तो मेरी माँ कहती थी, उपन्यास पढ़ के लड़की बिगड़ गई है। तो मैं उपन्यास पढ़ती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। छुप के पढ़ते थे हम लोग उपन्यास, क्योंकि उपन्यास पढ़ना अच्छी बात नहीं होती है। बीच में पापा ने ताला भी लगा दिया था कबर्ड को, ये देख के कि हम लोग उपन्यास पढ़ रहे हैं। तो उस जमाने में उपन्यास पढ़ना अच्छी बात नहीं होती थी। फिर धीरे धीरे जब हम 10th हमारा कंप्लीट हुआ, तो 12th में उपन्यास भी हमारे विषय में आ गया। उस समय हमने सारा आकाश पढ़ा था, राजेंद्र यादव जी का जी। और इसी तरह से फिर वो एक साहित्य से नाता तो रहा। फिर शादी हुई, फिर घर गृहस्थी में आ गए। घर गृहस्थी मतलब टोटल घर गृहस्थी। अच्छा, लिखना छूट गया? हाँ, लिखना, हाँ, मतलब लिखते तो थे,
मतलब अपने बेटी के प्यार में बेटी के लिए लिखते थे, पति के लिए लिखते थे। एक बार मैं 2 साल गांव रह गई तो इनको चिट्ठी लिखती थी, तो और जब चिट्ठी नहीं भी लिखती थी तो उनके लिए कुछ लिख लिख के, मतलब हमारे पास जो एल्बम है, जो हमारा हम दोनों का एल्बम है, गांव में अभी भी रखा हुआ है, उस एल्बम के पीछे मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो मेरी कविता है। और पहले मैं ये नहीं समझ पाती थी कि मैं जो लिखती हूँ वो साहित्य की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा। वो नहीं होता शुरू में। हाँ, तो हम लिखते जाते थे। जैसे मेरे भैया की शादी हुई तो मैं भाभी के लिए मैंने कविता, उनके गहने कपड़े जब गए तो उसमें उनके लिए कविता लिख के मैंने भेजा था। तो उनके आंगन में सभी ने बहुत वो, हाँ, कि देखो उसकी ननद ने उसके लिए कविता लिखा है। बहुत सुंदर। हाँ, तो इस तरह से मेरा ये सब चलता रहा। मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करती थी, लेकिन कभी ये नहीं समझा, जब मेरी बेटी की शादी हुई तो तब उससे थोड़ी सी जो दूरी बढ़ी, क्योंकि मैं उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। ठीक बात है। जब शादी हुई तो मैं उसकी प्रायोरिटी में पीछे चली गई जी। फर्स्ट प्रायोरिटी कोई और हो गया जी। तो उसके बाद जो खालीपन हुआ तो उसमें मैं अपने जीवन को तौलती थी और उस खालीपन को लिखती थी। तो जब सोशल मीडिया पे मैंने लिखा, फेसबुक पे, तो मैं कुछ भी लिखती थी तो कुछ लेखक लोग आते बोलते थे बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। तो मैं सोचती थी कविता तो महादेवी जी लिखती हैं, जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं, ये थोड़ी ना कविता है। ये कैसे लोग हैं कि जो भी लिखती हूँ ये लोग कहते कविता है। तो इस तरह से फिर प्रारब्ध ऐसा हुआ कि लघु कथा के ग्रुप में ज्वाइन किया और वहां पे मैं लोगों को पढ़ती थी और प्रतिक्रिया देती थी। प्रतिक्रिया में मैं प्रश्न उठाती थी और समीक्षा। मैंने लघु कथा में सच पूछिए साहित्यिक दृष्टिकोण से लोगों की प्रतिक्रियाओं के जरिए मैं समीक्षा करने लगी, और एक समीक्षक होने के नाते वहां पे मैं मौजूद रहती थी। और मुझे फिर लोग कहने लगे कि कांता जी मेरी पढ़ के बताइए, मेरी पढ़ के बताइए। नहीं, मुझे आज ये पता चल गया, मैं अभी अपनी किताबें भेजने वाला हूँ, लेके आऊंगा। तो फिर ऐसा, इसी कारण से क्या हुआ कि मैं लोगों को जब पढ़ती थी और समीक्षा लिखती थी तो धीरे धीरे उन समीक्षा में कभी कभी प्रतिक्रिया में मैं लघु कथा लिख देती, जवाबी लघु कथा। वाह वाह। जवाबी लघु कथा। तो इस तरह से अचानक से कैसे लिखने लगी, लेकिन लिखने लगी। जब मन रम गया तो राम तो मिल ही जाएंगे। हाँ, और फिर उस समय एक ऐसा वक्त था जब मुझे मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली थी मैं। खूब वक्त था मेरे पास, खूब वक्त था। तो देखिए, मेरे वक्त तो मैं, और यहाँ पे मेरे उन सब सवालों के जवाब भी मिले जो मेरे मन में सवाल उठते थे, उसका जवाब भी मिला। और मैंने भी कुछ नए सवाल उठाए जी। और समाज से मैंने रचनाओं के माध्यम से जवाब मांगा। तो साहित्य मुझे फिर पहली बार ऐसा एक अस्त्र मिला जिससे मैं चला सकती थी और मैं सवाल कर सकती थी साहित्य से। क्योंकि समाज की, परिवार की सोच, हम कहते हैं ना, परिवार की सोच से समाज बनता है। कभी कभी समाज की सोच से भी परिवार पे असर करता है। हाँ, समाज ऐसा सोचेगा इसीलिए हम ये नहीं करेंगे, समाज वैसा सोचेगा तो समाज वैसा सोचेगा क्यों, समाज को हम क्यों नहीं नए तरीके से सोचने के लिए एक हम दृष्टि दे। तो फिर बस हो गए, कुछ ना कुछ कहते रहे। एक प्रश्न इन बातों को जानने के बाद आता है कि लगता है कि पहली रचना आपके हाथ से कविता हुई होगी। हाँ, कविता ही हुई थी। और आपको मैं मजेदार चीज ये बताऊं कि अब तक जो मैंने 68 इन राइटिंग और 45 1-to-1 लिए हैं, उनमें 90 नहीं 95% लोगों की पहली रचना कविताएं थी। ये कहा जाता है साहित्य में जो पुरोधा है और जो इसके विशेषज्ञ हैं और जिन्होंने इस पे रिसर्च किया है, तो बताते हैं कि जितने भी साहित्य हैं
वो सब असल में कविता ही है, और कविता से ही ये गद्यात्मक लहजा निकला है। तो ये सब कविता, मूल जो भूत जो है ये कविता है, और ये सब कविता के प्रकार हैं। तो वो मानते हैं कि जो वेदों में जो चीजें वहां से शुरू हुई, और वो साहित्य कविता के ही रूप में ये गद्य भी आया है। तो संसार में जितने भी साहित्य की चीजें हैं, सब कविता के अंदर ही आता है। हाँ, है ना वो काव्यम रसात्मकम एकम। जी। तो पहली कविता जो आपकी प्रकाशित हुई वो कब प्रकाशित हुई? पहली कविता मेरी 2015 में प्रकाशित हो गई थी। अरे आपने इतना विलंब किया, लिख लिख के अभी भंडार बनाते रहे, लेकिन पब्लिकेशन में मतलब मेरी तरह। 2015 में, और वो आसमान को नापना ही होगा, ये कविता मेरी छपी थी। अगर आपको याद हो तो कुछ सुनाएंगे। आसमान को नापना ही होगा, ये आपने, ले लीजिए, पुस्तक ले लीजिए। हाँ, पहचान। ये था। जागी थी आज मैं, चौंक उठी थी सहसा, कई कामों के संग ही एक काम और रह गया। बहुत दिन हुए सोचे, मैं ठीक से निकाल के ही आपको निकाल लीजिए। इस कविता को मैं जीती हूँ। मैं इसीलिए तो आपसे, ऐसा होता है कि जागी थी, और 2015 में लिखा था, मतलब लिखा था मैंने 25 जुलाई को। जागी थी आज मैं, चौंक उठी थी सहसा, कई कामों के संग ही एक काम और रह गया। बहुत दिन हुए सोचे, आसमान नाप कर देखूं, सुना है नील गगन यह अति अनंत है, लेकिन अनंत में भी तो छुपा हुआ होता एक अंत है। कहते हैं किसी ने ना किया जो मैं बावरी भी ना करूं, छोड़ दूं जिद, हो सकता है कोई न कर पाया जो मैं ही कर बैठूं। क्यों कि बिना किए ऐसे छोड़ दूं, अपनी मंजिल का रास्ता मोड़ दूं। उठाकर इंची टेप मैंने पूरे होशो हवास में अपने आसमान की ओर जो देखी, ये क्या, मुझे तो बेहद सिमटी सी लगी। ये मेरी नजरों का धोखा हो, धोखा ही सही, उसका सिमटना मुझे भा गया। ऐसा लगा मानो वो मुझे बुला रहा है, वो नील गगन मुझे बुला रहा है। मैं अब और न ठहर पाई, पड़ोस से सीढ़ी उठा लाई। मतलब सीढ़ी भी अपना नहीं था, मांगना ही पड़ा जी। मैं अब और न ठहर पाई, पड़ोस से सीढ़ी उठा लाई, लगा दिया आसमान में। ओ, क्या बात है। लगा दिया आसमान में और चढ़ बैठी, जा पहुंची चंदा तक। चंदा ने पूछा तेरी बिंदिया कहाँ है, मैंने कहा उतार आई, बिंदिया भी मंगलसूत्र भी। कहीं ये चमक जाती आसमान में, कहीं ये उलझ जाती गर्दन में। देखो मैंने चूड़ी भी उतार दी है, कहीं तारों की नजर न पड़ जाए। आसमान को नापते हुए पायल की छनछनाहट में ध्यान टूट सकता है। आसमान की गिनती इंची टेप नापने में छूट सकता है। जिस दिन आसमान नापना हो जाएगा, मेरा लौटना भी हो जाएगा। पहन लूंगी सारे आभूषण जो पिता ने रिश्तों में जकड़ते हुए जड़ दिए थे मेरे अंगों पर, सब पहन लूंगी। पहले यह काम तो कर लूं, आसमान को जरा नाप लूं। देखो मैं नाप रही हूँ, नपते नपते बढ़ रही हूँ। कितना सारा नापा है, और नापूंगी इसे जब तक दम है, नापती ही रहूंगी। मेरे कदमों के निशान पर चलने वालों के लिए यह सिलसिला देकर जाऊंगी, ये इंची टेप भी देकर जाऊंगी। मेरे मरने के बाद भी आसमान नापने का क्रम न टूटे। यह अनवरत यूं ही
हाथों से हाथों तक, सदियों से सदियों तक नपती रहे। वे भी अपनी चूड़ी, पायल, बिछुए, बिंदी, मंगलसूत्र घर पर ही छोड़ जाएं, क्योंकि आसमान को नापते वक्त कोई उलझन न होने पाए। देखना, एक दिन यह पूरा आसमान नप जाएगा। मुझे यकीन है एक दिन यह आसमान नपा हुआ पाया जाएगा। वाह, क्या बात है। मैं आपसे अनुमति लेकर अपनी पहली कविता की 4 लाइनें सुनाना जी जी, स्वागत स्वागत। ये कविता मैंने 1975 में लिखी थी, जब मैंने इंटरमीडिएट पास किया था और बीकॉम में एडमिशन लिया था। जी। तो ये पहली प्रकाशित कविता है। मैंने 2 कविताएं लिखी थी, एक प्रकाशित हो गया, दूसरी बाद में सरिता में प्रकाशित हुई। तो 4 लाइनें सुनाता हूँ। प्राण, तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ। प्राण, तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ। द्वार पर तेरे खड़ी हूँ, मैं प्रतीक्षा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शून्य है पथ, स्नेह लथपथ देखती रथ में। शून्य है पथ, स्नेह लथपथ देखती रथ में। प्राण तेरे प्राण का प्रण लेखती अथ में। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये मेरी पहली प्रकाशित कविता थी। और एक जी। छोटी सी कविता आपको पढ़ के सुनाता हूँ, पिता के बारे में लिखा है। तुम सौम्य गगन, ये इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल में सेलेक्ट हुई थी। जी। तुम सौम्य गगन, तुम सूर्य सहज, तुम सृष्टिकार, तुम मृदुमलयज। पिता के लिए लिखा। तुम सित निशिकर, तुम ध्रुव तारक, तुम धैर्य प्रवण, तुम सुख कारक, तुम जीवन के आधार स्तंभ, तुम निर्देशक, तुम शुभारंभ, तुम प्रेमाणव, तुम सुख किलोल, मेरे अधरों के प्रथम बोल। तुम प्रथमांगुली, पहली उंगली। हाँ हाँ, बिल्कुल। तुम प्रथमांगुली, तुम पहला पग, तुम क्रीड़ा कर, तुम पहला जग, तुम प्रथम संग, तुम अंतरंग, तुम नट तुरंग, तुम राग रंग, मेरे सुख हित, तुम त्याग मूर्ति, तुम अथक कर्म, तुम अमर कीर्ति, तुम संचालन, तुम संसाधन, तुम अजर स्रोत, तुम पारगमन, तुम ही अक्षर, तुम वर्ण प्रखर, तुम शब्द रूप, तुम वाक्य सुघर, तुम ही शिक्षा, तुम संस्कार, तुम ही जीवन सब विधि प्रकार। माँ पर ज्यादा लिखा गया, पिता पर कम लिखा गया, इसलिए मैंने लिखा। तुम शीर्ष पुरुष, तुम निर्विकार, तुम विश्वरूप, तुम महाकाल, तुम मधुर गीत संगीत राग, तुम सकल तीर्थ काशी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुम अभिनंदन, तुम हृतबंधन, मम नमस्कार, मम आराधन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो अगला प्रश्न मैं आपकी कविता से ही शुरू करता हूँ जी। कि कविता में आपके कितने यात्रा रही, कितने प्रकाशन आपने? कविता में मेरी बहुत सारी कविताएं हैं जो प्रकाशित हुई हैं अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में, और सराही भी गई हैं। और मुझे तो आपकी जो कविता इतनी अच्छी है। जो मेरे जो साथी हैं वो अक्सर कहते हैं कि आप तो लघु कथा में गलत आ गई हो, आप तो कवियत्री हो। और बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हम आपको कवियत्री ही मानते हैं, लघु कथाकार आप बाद में हो। आपने जो चीज कही, लघु कथा भी एक प्रकार की कविता ही है। हाँ, जी 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 जी। क्योंकि जब आप गागर में सागर भरना चाहते हो तो लघु कथा आपके लिए कविता ही हो जाती है। तो साहित्य की किन किन विधाओं में आपका लेखन चला? एक तो कविता और एक लघु कथा, और कहानी लिखती हूँ। अभी साक्षात्कार में 11 पन्नों में आई है कहानी। वो करीब 6000 शब्दों की कहानी है वो। और समकालीन भारतीय साहित्य में रानो छपी, वो भी लंबी कहानी है, 7 पन्ने में समकालीन भारतीय उसमें। और अक्षरा में मोक्ष छप चुकी है। तो
करीब 14 कहानियां हो गई हैं और अपने ही साहित्य के लिए मेरे पास वक्त नहीं रहता है। एक किताब थी 2018 में, जी। पूरी तैयार किताब, और वो प्रकाशित हुई है अब। मुझे अपने ही कोई मुझसे रचना मांगता है और मुझे उनको रचना भेजने का वक्त नहीं मिलता। ऐसा है, अब आप अपने छोटे भाई को ये मौका दे दीजिए। हाँ, मेरी कहानी संग्रह आप ही लेके आइएगा। नहीं, आपकी कहानी में देख रहा था, शायद छोटी छोटी बूंदें स्तंभ के अंतर्गत अनुस्वार में छपे हैं। अच्छा अच्छा, इसमें छपी है? हाँ, और जब मैंने कहा कि मैगजीन दीदी को भी भेज दो, तो मैडम कौन सी, मुझे दिखाइए तो। दिखाता हूँ। तो मैडम कहती हैं, वाइफ मेरी, कि दीदी को तो अपने हाथ से देंगे चलते। तो ये रख ली गई है आपके लिए सुरक्षित। अच्छा आपकी अच्छा 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 दो अच्छा। क्या? तो अभी कवि कविता भी मेरे, एक किताब कविता की, एक कहानी की और एक आलोचना की, ये आप 3 लेके किताब आइएगा मेरी तो मुझे तैयार है। अब देखिए। वही मुझे दे दीजिएगा। तो हाँ, एक दे दूंगी मैं आपको। एक चींटियां और एक विलुप्तता, जी। 2 कहानियां आपकी आई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। लीजिए, आपका नाम तो जुड़ गया हमारे। अच्छा, हाँ, धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। वाकई में मैं भी ऐसा करती हूँ अक्सर। बहुत ही अच्छी पत्रिका है। ये डिजाइन मेरी छोटी बेटी ने बनाया। अच्छा। शी डज बहुत पेंट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वो डिजाइन विद पर्पस हम्म। बनाते हैं, ये उसकी तस्वीर है। जी 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 जी, तो मैं खूबसूरत है। जो भी आवरण बनाता है, जी जी बारे जी। में मैं 2 पन्ने देता हूँ आवरण कथा के तौर पर। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा। ये आपको परसों मिल रही जी है। जी जी जी, इंतजार रहेगा। और आप अपनी किताबें लेते आइएगा, हम वहीं ले लेंगे। जी जी, मैं आपको दूंगी अपनी किताबें, और मेरी कहानी संग्रह आप ही छापिएगा, क्योंकि मैं कहानी इसीलिए तो संग्रह। बोल रहा हूँ, बाकी तो किताबें आप जो देंगी वो तो स्वीकार है, अभी से स्वागत है। लेकिन असली चीज है कि आप अपनी पांडुलिपि लेते आएगा। भोपाल से ही शुरू करेंगे। जी 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 जी, अभी साक्षात्कार का अंक तैयार कर रही हूँ, लघु कथा विशेषांक, जो बहुत साहित्य अकादमी की पत्रिका है। जी, तो उसकी साक्षात्कार का अंक तैयार कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बधाई हो। इससे पहले उर्वशी किया है, रामायण केंद्र से राजेश श्रीवास्तव जी हैं। हाँ हाँ, हाँ, तो राजेश श्रीवास्तव जी की पत्रिका के लिए पिछले साल 2020 का जुलाई जो अंक था, वो नाटक है। लघु कथा विशेषांक था, अच्छा, और वो मैंने ही तैयार किया था। तो तैयारी कर लीजिए, एक विशेषांक हमारे लिए भी 2022 में किसी समय ये करिएगा तो जब आप। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। लघु कथा पे जितना अधिक काम होगा, असल में काम होने से क्या है, वातावरण तो बनता ही है, लोगों में रुझान भी बनता है। अभी। हाँ, थोड़े समय में पढ़ सकते हैं उसको। तो हाँ। लघु कथा में जल्दी लोग पढ़ना, मतलब पाठक जो है अट्रैक्ट होता है। हम्म। तो आगे बढ़ते हैं। आपकी रुचि सर्वाधिक लघु कथा में कैसे हो गई? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जानते हैं, जब मैं सच ही बोलूंगी, जो बोलूंगी, क्योंकि जब ये जनता के लिए है, हमारे लोगों के लिए है। लघु कथा जैसे सभी चीजें लिखती थी, मैं लघु कथा भी पढ़ने आई थी, ग्रुप में गई थी पढ़ने के लिए। फिर जैसे कि मैंने कहा कि मैं प्रतिक्रिया देती थी, जी। क्योंकि प्रतिक्रियावादी हूँ। अगर कुछ भी घटे ना मेरे आसपास, तो मैं तुरंत रिएक्ट करती हूँ। मैं सब्र नहीं रख पाती, मैं कहते मेरी उपस्थिति वहां हो ही जाएगी। और इस तरह से वहां पे क्या होता था कि कभी कोई ऐसा मतलब स्त्री विमर्श को लेके, खास करके स्त्री होने के नाते, एक एक मतलब जो
स्त्री होने के नाते हमने बहुत सारी चीजें ऐसे हमने अपनी लाइफ में, क्योंकि देखिए मैं बहुत संभ्रांत परिवार से थी। मैंने जैसे कहा कि मेरे पिता बहुत खुले विचारों के थे, हम 2 भाई 2 बहन थे, कलकत्ता में रहे, बंगालियों के बीच में रहे, और वहां पे कुछ भोजपुरी के समाज के भी लोग थे, क्योंकि 260 फ्लैट थे। तो एक पर्सनैलिटी तो ऐसी थी कि भोजपुरी भी बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा। बहुत अच्छा बोलते हैं। और जब भोजपुरी बोलेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि मैं भोजपुरी मेरी मदर टंग नहीं है। और मैथिली तो है ही, मैथिल ब्राह्मण हूँ, तो मैं मिथिला से हूँ। मेरी बेटी भोजपुर अंचल में ही ब्याही है, सिवान। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और आप भी तो मैथिल ब्राह्मण ही है ना आप भी? नहीं, मैं कन्नौज का हूँ। अच्छा, आप कन्नौज के हैं। कानपुर से हैं, अवस्थी मेरा सरनेम है। अच्छा 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 क्या बोलते हैं, कन्नौजिया ब्राह्मण। अच्छा 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 अच्छा। तो क्या हुआ कि तो जैसे कलकत्ता से एकदम से जैसे बिहार के परिवेश में आई, कलकत्ता में जो लालन पालन जिस परिवेश में हुआ था और जिस सोच में हुआ था, जो वातावरण मेरा था, और जब हम गांव में आए तो यहाँ वातावरण बिल्कुल उल्टा था। उल्टा था जी। बिल्कुल उल्टा, कि देखिए हमारे ससुराल में बेटियों के कहते थे फलाने पे कितना भार है। अरे अभी तो 4 बेटी अपनी ही पड़ी हुई है, फिर से पोती भी हो गई। भार है ये। तो लड़कियों को भार समझते थे। और मुझे एक बार मेरी बुआ सास ने कहा था कि हमारे घर में बेटियां बहुत थी, मतलब 7-8 बेटियां थी, काका बाबा सबका मिला के। और आंगन में सबके कपड़े सूखते थे ना, तार पे जब कपड़े डले होते थे, और बाबूजी लोग जब कहते थे कि आंगन में आएंगे, क्योंकि दालान और उस तरफ आदमी लोगों का थोड़ा अलग होता था बैठक, और उन घर 2 तरफ से बना होता था, एक तो दालान की तरफ से और एक आंगन की तरफ। आंगन में महिलाओं स्त्रियों, का। हाँ। तो जब कभी वो किसी चीज को देखने के लिए या कोई कारण से वो खांस के आते थे कि वो आंगन आ रहे हैं, तो मेरी बुआ सा सारे लड़कियों वाले कपड़े जो थे जल्दी जल्दी उतार के और वो अंदर ले जाती थी, कि वो इतने सारी जो कपड़े देखेगा लड़कियों के, तो वो तो घबरा ही जाएगा कि मुझे इतना कन्यादान करना है। और क्या बात। हमारे हमारे यहाँ कन्यादान के लिए नौकरी से छुट्टी लेके, जब वो आता था ना चैत वैसाख, बैसाख आता था, बैसाख जेठ अखाड़ तक दिन रहता है, तो 1 महीने के लिए नौकरी की छुट्टी लेके जीप लेके जितने लड़कों की सूची बनाते थे और उनके गांव में जा जा के लड़के को देखते थे। और मतलब होता था कि मतलब 50,000 1 लाख रुपया खर्च हो जाता था सिर्फ लड़का ढूंढने में। ठीक कह रहे हैं। और फिर उसके बाद कितने लोगों की को मनाना पड़ता था, जोर बिठाना पड़ता था। तो बेचारे वो एक एक शादी में ही इतना थक जाते थे कि, और उसमें 4 5 10 लड़कियां अगर आंगन में हो तो सचमुच में आदमी तो घबरा ही जाएगा। तो वहां ऐसी व्यवस्था में मैं पहुंच गई थी, क्योंकि और ये व्यवस्था जो था ना बिल्कुल उलट व्यवस्था था, क्योंकि मैं जहाँ रहती थी वहां सिंगल चाइल्ड भी बहुत लोगों की लड़कियां ही थी। उस हाँ। समय भी हमारे पड़ोस में बहुत सारे लोग गांव थे, में माहौल बिल्कुल अलग। बिल्कुल अलग। वैसे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं साझा करता हूँ। मैंने अपनी 4 बहनों और 2 बेटियों की शादी करी, 6 शादियां करी, जी। तो मैं सारी स्थिति समझ सकता हूँ। और कहते हैं कि, और क्या होता था कि पिता लोग जब बेटियों की शादी करते हैं ना, तो ये उनकी अचीवमेंट्स होते थे। ठीक बात है। ये उनके अचीवमेंट्स होते थे कि वो उन्होंने इतने बड़े खानदान में अपनी बेटी को दिया है, फिर हाँ इतने बड़े खानदान में बेटी को, तो वो ये सब गिनते थे कि उस गांव का जो सबसे बड़ा खानदान था उस घर में बेटी को दिए हैं। अच्छा, जी। खानदान में दे दिए हैं, अब वो खानदान कैसा भी हो, दुख सुख है बेटी निभा ही लेना, बड़े खानदान में गई हो। हाँ, तो वो जबकि जो, बड़े खानदान में कोई बहुत अच्छा हो जरूरी नहीं। हाँ, अच्छा हो जरूरी नहीं है। तो इस तरह से तो हमारा जो स्त्री वाला जो पोर्शन रहा है ना, तो बहुत कुछ हमने झेला। बहुत हमारी बहुत जगह मैंने, जैसे मैंने कहा कि प्रतिक्रियावादी हूँ, तो बहुत जगह मैंने आपत्ति भी उठाई, और कई जगह मैंने नए संकल्प लिए उस जी। घर में जहाँ बेटियों को बाहर भी पढ़ने नहीं भेजते थे। कि गांव में एक लड़का था, मेरी सास बहुत गर्व से कहती थी
कि उनकी जो बेटी थी मजली, वो गांव के स्कूल में जाती थी, 6ठी 7वीं में थी, तभी ना फलाने की जो लड़की थी उसके किताब में लड़के ने चिट्ठी रख दिया। तो वो चिट्ठी प्रेम पत्र था, उसमें पूरा हंगामा हुआ पूरे गांव में कि वो लड़का जो है वो तो चिट्ठी लिखता है उस लड़की को। पंचायत ना हो गई, हरियाणा में होती तो महापंचायत हो जाती। उसके बाद मेरी सास कहती है मैंने फलाने को, मैंने अपनी बेटी का नाम लेके कि मैंने स्कूल जाना उसी दिन से बंद कर दिया। तो मैंने कहा कि कौन सा बड़ा काम कर लिया आप। मुझे स्मरण आ गया, मैं कई बार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसा विमर्श लग रहा है। अभी मैं रांची गया था, तो रांची के प्रोग्राम में उन्होंने मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया था। तो वक्तव्य देने के लिए जब मैं खड़ा हुआ तो मेरे पहले जो वक्ता थे वो डीन थे। तो उन्होंने ऐसे बोला कि महिलाओं को तो नकारा जाता है, भार समझा जाता है, परेशानी है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जब वो वापस अपनी चेयर पर आए तो मैंने कहा सर आपसे एक अनुमति चाहिए। कहते क्या? मैंने कहा मैं आपसे आपके टेंजेंट पे बोलना चाहता हूँ। अच्छा नहीं, अनुमति है, जरूर बोलिए, मैं भी सुनना चाहूंगा। तो फिर मैं जब बोलने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने कहा देखिए, 2 चीजें आपकी नॉलेज में डालना चाहता हूँ। पहला ये कि महिलाएं पुरुष से कम नहीं है, ज्यादा है। लेकिन होता क्या है कि जब कोई कमजोर आदमी होता है तो वो उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे कि पुरुषों में होती है। तो वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दबाने के लिए सामने वाले को दबाते हैं और सारा का सारा लांछन उसके ऊपर रख देते हैं। फिर क्या होता है, दूसरे वो प्रकार के लोग होते हैं जिनको प्यार नहीं मिला होता, माँ बाप का, बहन का, भाई का, परिवार का। तो वो लोग जो ऐसे होते हैं वो प्यार के भूखे होते हैं लेकिन प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं, तो वो आक्रांता स्टाइल में पेश आता है। हमने कहा अबला सबला है, ये क्लिनिकली प्रूव हो चुका है, राइट सेरेब्रल और लेफ्ट सेरेब्रल। तो राइट सेरेब्रल से आदमी फिजिकली तो कैपेबल है बट मेंटली तो लेफ्ट वाला कैपेबल है। और इस अधिकांश 90% स्त्रियों को लेफ्ट सेरेब्रल एक्टिव होता है। तो कौन अबला है कौन सबला है? अब आपको इस आपकी इसी बात पे आपने ठीक चीजों को पकड़ा। तो जब मैं लघु कथा पे प्रतिक्रिया देती थी तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरी प्रतिक्रिया को लोग पसंद करते थे। ठीक बात। तो कुछ लोगों को खटका लगा क्योंकि वहां पे वो उनका वर्चस्व था और मुझे लोग सराहते थे तो उनको दुख लगता था कि लोग उसकी तरफ क्यों जाते हैं। महिला की तरफ धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि वो कुछ न कुछ ऐसा करते थे, जैसे मैं कुछ लिखती हूँ, लघु कथा लिख रही हूँ, तो उसपे वो एक घेराबंदी करके टिप्पणी करते थे। घेराबंदी 3-4 लोगों को सिखा के और तो फिर मैं उसका जवाब देती थी। जो सवाल करता था मैं उस प्रतिक्रिया पे, मैं उस लघु कथा पे जवाब देती थी। तो वो मुझे डिमोरलाइज करने की कोशिश करते थे। हाँ, यही अटेम्प्ट है एक्चुअली पुरुषों का। तो जब मुझे, और उसके बाद एक बार तो यहाँ तक कह दिया कि जैसे मेरे लाइक बहुत आते थे, कमेंट्स बहुत आते थे, तो इसके लिए ताना मारने लगे। आप देखेंगे कि मेरे किसी भी पोस्ट पे मैं आभार प्रकट नहीं करती हूँ, क्योंकि वो लोग मुझ पे तोहमत लगाते थे कि तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि सुंदर स्त्रियों जो होती है ना उनको लाइक ज्यादा मिलते हैं। ये था गिराने की कोशिश, यही है ये गिराने की कोशिश थी। लेकिन मैंने इसे, और यही कारण रहा कि मैं नहीं गिरूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। बस इस जिद ने, जितने भी उस तरह के प्रहार हुए, मैंने अपने आत्मबल से कहा कि मैं यहाँ रह के दिखाऊंगी। तो मेरे सामने ये मुझे रह के दिखाना है। और आपने जो कहा कि लघु कथा में ही क्यों रह गई आप, लघु कथा के लिए ही क्यों रह गई? क्योंकि यहाँ से भगाने की कोशिश हुई ना, इसीलिए यहाँ रहना जरूरी था। बधाई हो। तो 2-3 पॉइंट्स और आपको बता दूं, सब चुप हो गए।
और सन्नाटा छा गया 1 मिनट के लिए। तो हमने कहा पहली चीज, स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा पूजनीय हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो पूजा की जाती थी स्त्रियों की, आप कैसी बात कर रहे हैं। हमने दूसरी चीज, प्रातः स्मरणीय पंच कन्याएं, अहिल्या, तारा, मंदोदरी, पुरुष तो कोई नहीं है ना। और हमने कहा तीसरी चीज, भगवान ने भी विधान क्या रचा है, विद्या की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी और शक्ति की देवी दुर्गा, पुरुष कहाँ है। इसीलिए हमने कहा कि पुरुषों को इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स हो गई। नहीं, अभी क्या है असल में, जो विचार है ना, जो विचार जो है वो समझ लीजिए कि मध्यकालीन नहीं, उससे भी पहले, हम तो सतयुग से ही वो देख रहे हैं स्त्रियों की दशा, कि भगवान जिस जिस समय का, जिसको सतयुग कहा जाता है, उस सतयुग में वो समाज राजा हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी को बेचने पर विवश करता है। अपनी पत्नी तक को बेचने पर विवश करता है। कौन विवश करता है? वो समाज विवश करता है ना। राजा हरिश्चंद्र तो सत्य की रक्षा कर रहे थे। उनकी वो अगर सत्य का संकल्प ले लिया तो क्या उनके समाज को उनको पकड़ के रखना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। और वो समाज कैसा समाज था कि उसको डिमोरलाइज करने लगे, उसको तो यहाँ तक। यही रीजन है ना, यही रीजन है उसका कि नारियों को अपने काबू में रखने के लिए, उनको नीचा दिखाते रहने के लिए या उनको कमजोर बताते रहने के लिए समाज में ही तो ये रचा, यानी पुरुषों ने ही तो रचा। और संजीव जी, तो मैं कहती हूँ वो सतयुग में जब मैं रानी सेव्या की स्थिति देखती हूँ तो वही तो मुझे उस समाज से मैं आज के समाज की तुलना करती हूँ तो मैं कहती हूँ सतयुग से बेहतर है आज का समाज। नहीं, आज भी वही हो रहा है। लेकिन आज स्त्रियों को इतनी पावर तो दी गई है कि वो खुद को अभिव्यक्त करे, वो रोष व्यक्त करे। वो देखिए जो सक्षम है ना, और हम जो सक्षम स्त्रियां हैं उनके ऊपर दायित्व है उन स्त्रियों का जो अपने लिए लड़ नहीं सकती हैं। नहीं, ये प्रोसेस है, मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, ये प्रोसेस है। जॉन मिल्टन ने पहली किताब लिखी थी पैराडाइज लॉस्ट। तो ड्यूरिंग दी पीरियड ओल्डन डेज एज वेल एज मिडवल पीरियड में, जब मुगलों का शासन था, जी जी, तो ऐसे समय में उनका पैराडाइज लॉस्ट था, जो कि शुरू में कभी था फिर पैराडाइज लॉस्ट हुआ। लेकिन अब इस समय में स्त्रियां पैराडाइज रिगेन कर रही हैं। बाकी तो जहां तक पुरुषों को मुखालते में नहीं रहना चाहिए, सिंहासन खाली करो कि महिला। हाँ, बस यही था। तो इसके कारण जो है ना, एक जिद थी। असल में जिद इसके लिए नहीं थी, जिद उस मानसिकता को ध्वस्त करने की थी, जिस मानसिकता ने, असल में मुझे कुछ बनना नहीं था, लेकिन जिसने गलत आकलन किया था, बस उसको हम सही साबित कैसे होने देंगे। तो मेरी मजबूरी बन गई बाद में कि लघु कथा में ही मैं काम करूं, क्योंकि वो एक चैलेंज था मेरे लिए। बड़ा लंबा जवाब रहा, एनालिटिकल। वैसे आपको आश्चर्य होगा, हमने अभी तक जितने प्रबंध काव्य लिखे हैं, कोणार्क को छोड़कर बाकी सब स्त्रियों पर आधारित, स्त्री चरित्रों पर आधारित है, जिनके साथ न्याय नहीं हुआ। हमारी लेटेस्ट माधवी और अहिल्या आ रही हैं, आपके साथ साझा करूंगा और आपकी समीक्षा चाहूंगा उस पर। जी जी, बिल्कुल स्वागत आपका। अब अगला प्रश्न आपसे जानना चाहूंगा आपकी रचना प्रक्रिया के बारे में, कि विषय वस्तु और पात्रों का चयन सामाजिक परिवेश के से कितना करती हैं और कैसे आप उसको काल्पनिकता के साथ जोड़ती हैं। देखिए, जब कोई भी परिस्थिति मन को विचलित करता है और ऐसा लगता है, मतलब कोई भी चीज जो नहीं होना चाहिए था, और उसको ना व्यक्त करना जरूरी है, लोगों तक ये चीज जानी चाहिए कि ये चाहे वो कोई भी चरित्र हो, किसी चरित्र के बारे में गलत आंक लेते हैं
तो उसकी जो द्वंद्व है, उसके जीवन के जो संघर्ष हैं, तो उन संघर्षों को हम कथा और कहानी के माध्यम से हम आगे लेके आते हैं। ठीक है। और हम चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ जो घटी होती है घटना, हाँ, उसको तो हम जोड़ते ही हैं, प्लस हमारे जैसे और भी कितने लोग हैं जिनके साथ ये हुआ है, तो उनके बिहाफ में भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पात्र हमारे पड़ोसी भी होते हैं, हमारे दफ्तर के जो एम्प्लॉइज हैं, हमारे जो वहाँ के सहकर्मी हैं, वो भी हमारे हीरो होते हैं, वो भी हमारे नायक होते हैं। तो नायक कहीं से होता है, कहीं से भी उठा लेते हैं एक चरित्र। मेरी दादी को मैंने एक कथा में मोक्ष जब लिखा था, तो मेरी दादी को ही लिखा था हमने, मतलब मेरी दादी सास को ही लिखा था। उसमें जो बिजनापुर वाली हैं वो मेरी ही दादी सास हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो चीजें, मैंने बहुत सारी चीजें कल्पना के साथ, तो बनावट की बात है। हाँ, कल्पना में बहुत सारी चीजें हमने मिलाई, बहुत सारी चीजें हमने कही, लेकिन हम बात असल में उनके जीवन का जो सत्य था, बहुत ही कठोर सत्य था। और हमारे भारत में ये था विधवा स्त्री का जो जिसका संतान नहीं है, और उसका जब पति मर जाता है तो गांव में सिर्फ उसको रोटी पानी पर रख देते हैं कि तुमको खाना पानी हम दे देंगे, और उसका जो उसके तीसरे हिस्सा जो है उसको दो भाई लोग मर्ज कर लेते हैं अपने संपत्ति में। ये स्त्री को कभी हिस्सा नहीं मिलता है पति मर जाने के बाद। बिल्कुल ठीक कह रही है, ये तो सही है। अगर बच्चा होता तो बच्चे को मिल जाता, हाँ, लेकिन उस स्त्री को नहीं मिलता है, जो अकेली स्त्री है जी, और विधवा है, पति चले गए हैं, और उस प्रॉपर्टी के वो तीसरी हकदार थी। लेकिन बच्चा होता तो बच्चे के नाम तो हक जाता। वो एक बड़ी समस्या थी, तो उसी को लेके मैंने वो कहानी लिखी थी। तो जो समस्याएं तो हमारे यहाँ की ही उठानी चाहिए, और जिस तरह से खेत खलिहान बिक रहे हैं शहर में, जैसे आपके जैसे लोग भी है ना, जो बहुत कमा रहे हैं, और गांव जाते हैं तो बांट बंटवारा करते हैं, तीन भाइयों में कहते हैं हमारा हिस्सा कौन सा है, ये कौन सा है, वो हमारे हिस्से में है, हमारे हिस्से में है, और वो चाहते हैं ये खेत बेच दो, वो खेत बेच दो। क्योंकि पटीदार क्यों खाए, हमारे खेत का अनाज हमारा पटीदार खा ले रहा है, और उसकी कोठी में धान भरा है, उसकी कोठी में अनाज भरा है, और मेरी कोठी खाली क्यों है? उसने सही से बंटवारा नहीं दिया, सब बटेदार ने सही से दिया नहीं हमें बटाई, तो हमारे हिस्से पे वो धन संपत्ति खड़ा करेगा, तो नहीं, हम बेच ही देंगे। मतलब पैसे के लिए नहीं बेचते हैं। ये जो कहते हैं ना पटीदारी की डाह होती है, पटीदारी की डाह के लिए भी कई बार अच्छे लोग, संपन्न लोग खेत बेच के आ जाते हैं। अच्छा, मैंने तो अपना सारी बहनों को दे दिया। अच्छा है। और गांव की जो पुश्तैनी जमीन थी उसके साथ एक स्कूल जोड़ दिया, जहाँ 10 रुपए महीने की फीस पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और उसकी बिल्डिंग बना करके दे दें। मेरी मोक्ष कहानी पढ़िएगा, आपको मतलब उसमें एक समस्या है, और उस समस्या पे ही मैंने बात की है। मुझे काइंडली आप जरूर भेजिए, या वहां दे दीजिएगा मुझे। ये अक्षरा में छपी थी ये कहानी अगस्त में। अच्छा, तो ये आपकी सबसे रुचिकर या सबसे ज्यादा फेवरेट कहानी लगती मुझे? नहीं, मेरी रुचिकर कहानी मेरी रानो है। रानो लघु कथा है? नहीं, कहानी है, लंबी कहानी है जो समकालीन में छपी थी। अच्छा, रानो उसके संक्षेप में 2-4 लाइनों में आप कुछ उसके बारे में बताएंगे? रानो एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो जिससे प्यार करती है उससे शादी नहीं होता है। मम्मी पापा एक बहुत बड़े उद्योगपति के यहाँ उसकी शादी कर देते हैं जी। और उद्योगपति घरानों का जो सच है कि वो लोग अपने क्लाइंट अपने प्रोजेक्ट के लिए और किस तरह से घर की स्त्रियों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये उद्योगपति घराने में ये बहुत साधारण सी बातें होती हैं। हाँ, और ये सब बिजनेस डील में चलता है। और
वो फिर वो उस चीज को बहुत दुख पाती थी, लेकिन पति की इच्छा और ये उस परिवार की परंपरा है। और पिता आते थे तो अपने दामाद को, ये माता पिता को अपना दुख कह नहीं सकती है, ये माता पिता को अपना दुख कह नहीं सकती है, क्योंकि माता पिता तो सुनने को तैयार नहीं है। और उसके और अचानक से एक दिन एक बड़े अधिकारी के रूप में कि अपना फाइल आगे बढ़ाना था, अपने प्रोजेक्ट के लिए उनको पास कराना था, तो एक बड़े अधिकारी को ये लोग इनका पति लेके आता है खाने पे, और उनको इंटरटेनमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए पत्नी को कहता है कि बिल्कुल ये खुश हो जाएंगे, तो ये कल हमारा जो है ये पास हो जाएगा हमारा। तो जब वो ये पूरी तैयारी करके रखती है, जब वो आते हैं तो उसका वो प्रेमी है, जो कॉलेज में साथ में पढ़ता था। वाह, बहुत जबरदस्त। तो प्रेमी जब उसको देखता है तो यहाँ पे एक प्रश्न था कि वो प्रेमी इसके घर आया खाना खाने के लिए, किस तरह से इसका पति बुलाया था, तो वो किस मन से आया था। तो एक सवाल उसके ऊपर भी था। दूसरा एक सवाल और वो उसने उसको कहा कि तुमको देख के तो घिन आती है। तो इस बात को लेके फिर आगे दीदी बहुत कठिन प्लाट। इसमें ऐसा हुआ था कि एक जगह जाके ना कहानी आगे ही नहीं बढ़ा पा रही थी। मतलब उस स्त्री के लिए मैंने उसको एक ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया था कि जिसके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचता है। फिर बहुत मुश्किल हुई थी इस कहानी के अंत ढूंढने के लिए, क्योंकि ऐसी स्त्रियां या तो जो मिला है उसी को लेके पूरे जीवन रहे, और अगर वो अपने जीवन में परिवर्तन चाहती है और अच्छी जिंदगी चाहती है तो उसको बहुत चैलेंज लेने पड़ते हैं। हाँ, तो वो उसने अंत में उसने चैलेंज लिया, और लेकिन बाद में फिर किया, लेकिन इसको 6 महीने लग गए इसका अंत सोचने में। सही। वर्तमान में, अच्छा सॉरी, पहले ये प्रश्न था कि आपने व्यंग रचनाएं क्यों नहीं शुरू की? मैंने कुछ मतलब व्यंग्यात्मक लघु कथाएं लिखी हैं। व्यंग लिखने के लिए फुर्सत नहीं मिली। तो वो भी तो वैसे ही लघु कथा है। मन में बहुत कुछ रहता है, कई बार कई चीजें आती हैं और उस पे मैं टीप भी देती हूँ व्यंग्यात्मक लहजे में, लेकिन ठहर के कभी व्यंग पे भी ठहरना पड़ेगा, लेकिन ठहरना पड़ेगा, तो ठहरना नहीं हो पा रहा है। आपको एक बहुत साधारण सा सुझाव देता हूँ, गूगल में एक वॉइस टाइपिंग है। हाँ, मालूम है मुझे। उसका प्रयोग कीजिए आप, और अधिक इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं आपने, बाप रे कैसे ये प्लॉट सोच लेते हैं आप। ये जो प्लॉट है, ये अभी वंशज लिखा मैंने। एक वंशज है, एक अभी कथा संवेद के लिए स्वीकृत हुई है। और जब कोरोना काल था जी, और मैं कोरोना से ग्रसित थी, अच्छा। तो अकेले कमरे में मैं थी, मतलब कमरे में बंद थी, और खाने पीने का सब कुछ मेरा सब कुछ अलग था। और वो लोग खाना बना के गेट खोलती थी, मेरे वो कटोरे लेके, कहते ना कटोरा लेके खड़ी हो जाती थी। ऐसा कैसे? वो तो कोरोना में वो कर देते हैं ना, एक रूम में बंद कर देते हैं कि किसी से संपर्क नहीं करना है, कोरोना जिसको हुआ है। तो मेरा बेटा खाना बनाता था, फिर कहता था कि खाना, तो फिर मैं थाली लेके, मेरा थाली मेरे बर्तन मेरे पास ही रहते थे और उसे मैं ही धोती थी। तो वो तो उस दौरान मैं कमरे में जब बंद रहती थी अकेले, तो मैं मोबाइल का माइक जो है वो ऑन कर लेती थी, क्योंकि बीमार थी तो उतना बैठ नहीं सकती थी। और सोते सोते ना बात मतलब टाइप करती थी, कहानी बोलती रहती थी, और बोल बोल के मैंने उसको वॉइस में रिकॉर्ड कर लिया, और बाद में फिर ट्रांसक्राइब किया सबको। तो इस तरह से कोरोना में 2.5 महीने दीदी कोरोना में ग्रसित रहा। कोरोना से तो ठीक हो गया, लेकिन फिर मेरे को लंग्स में 70% लंग्स वर इफेक्टेड। हाँ। मेरा बेटा अमेरिका से आ गया,
कुछ घंटे के अंदर जैसे उसको पता चला, और वो जब तक हम ठीक नहीं हो गए तब तक रहा। और उसके बाद फिर सारे बच्चों ने, मेरे सारे बच्चे अमेरिका में ही हैं, तो मैंने मना भी किया, लेकिन कहते नहीं आप आइए, यहीं आइए। तो हमको, मैं और वाइफ दोनों एक साथ इन्फेक्टेड हुए थे, तो फिर हम लोग 5 महीने वहां से आने नहीं दिया। तो सारा खाना पीना ये वो मेरे को खिलाता था, दवाइयाँ खिलाता था, सब कुछ करता था। पता नहीं, आई डोंट नो। अभी फिर से आ रहा है, डर तो बहुत लग रहा है, पता नहीं। हाँ नहीं, मैंने 27 तारीख के बाद के सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए। हमने कहा ये 27 को जाएंगे, नए कार्यक्रम कोई नहीं स्वीकार किए। अभी एक थिएटर का कार्यक्रम हम लोग 8 मार्च के लिए कर रहे थे। 8 मार्च से हम आएंगे, बुलाएंगे आपको। 8 मार्च को पता नहीं क्या होगा। अच्छा होगा। हम लोग एक रंगमंच से जुड़ा हुआ कार्यक्रम कर रहे हैं। जनवरी और फरवरी में ओमिक्रॉन की तेजी बढ़ सकती है। हाँ। मार्च में कमजोर होने लगेगी, और 29 अप्रैल के बाद तो समा बदल जाएगा, क्योंकि शनि कुंभ राशि में चला जाए। अच्छा, तो इसलिए सब अच्छा हो जाएगा। अब ज्योतिषी भी में भी इंटरेस्ट है। असल में क्या होता है ना, मैंने ये देखा है, मतलब अनुभव करती हूँ मैं, कि एक व्यक्ति अगर चिंतनशील है और वो उसका एक नॉलेज ग्रहण करना है ना, बिल्कुल ब्लॉटिंग पेपर की तरह, एक 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 एक, एक व्यक्तित्व ऐसा होता है जो ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है। और उसको जिस तरफ वो चित्र देखने लगेगा, तो चित्र के जो गुण हैं और चित्रकारी के जो गुण है वो उसको एब्जॉर्व करेगा, कि ब्रश का स्ट्रोक कैसे चलाया है, कलर का कॉम्बिनेशन ये है, इस रंग का जो है, इस रंग से वो ये दर्शाना चाहता है। सही। और उसपे जो है वो हाँ ये दर्शन का रंग है, तो ये अध्यात्म का है, तो ये जो है आक्रोश का रंग है। तो पेंटर्स तो रंग से ही खेलते हैं, तो वो पेंटिंग के भी जो बारीकियां हैं वो समझ लेता है। वो जिस तरफ जाएगा, जिस विधा में जाएगा, जिस तकनीक में जाएगा, मतलब उसको आप कंप्यूटर भी पकड़ा दीजिए, तो वो मतलब ये चीज, तो व्यक्तित्व जो है वो उसको जिस क्षेत्र में जाएगा वो दिमाग चलने लगेगा उसका। जी, लेकिन हम वकीलों के साथ में एक और चीज जुड़ी होती है, वो ये कि हम लोग वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ सकते। अगर वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे तो एक केस भी तैयार नहीं हो पाएगा एक दिन में। सही बात है, सही बात। तो ऐसा होता है, हम लोग पेज स्कैनिंग करते हैं। हाँ। बस पेज देखा पलट दिया, देखा पलट दिया, देखा पलट दिया, पेज स्कैनिंग हो जाती है। और याद रहता है फला पेज के ऊपर रेफर करना है, पेज नंबर भी याद रहता है। और इस प्रैक्टिस का उपयोग सबसे पहले मैंने अपने एमकॉम के एग्जामिनेशन में किया। I could see the book open before me. काफी प्रैक्टिस किया। वर्ड से लाइन पे गए, लाइन से पैराग्राफ पे गए, पैराग्राफ से पेज पे चले गए। तो हम आज भी वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ पाते। तो और एक है कि अगर आप टेक्स्ट के बीच में आपका समय बीतता है ना, टेक्स्ट मतलब हमेशा लिखा पढ़ी वाला अक्षरों के बीच में, तो आप पूरा पन्ना नहीं भी पढ़ेंगे तो निगाह वहीं जाएगी जहां गलती है। और दूसरी चीज समझ में आ जाएगा क्या है। आप नहीं पढ़िए, लेकिन आप जैसे ही उस पे पन्ना गराए कि वो ठीक उस जगह पे आपकी नजर चली जाएगी कि वहां पे ये है, वहां पे ये है। 15 साल से मैं चीफ एग्जामिनर हूँ 2 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में, तो और मॉडरेटर भी हूँ और चीफ एग्जामिनेशन कमेटी में भी हूँ। तो यही होता है। और मेरे जो इंस्टीट्यूट के लोग हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप आ जाइएगा तो एक दिन में काम हो जाएगा, वरना 4 दिन लगेंगे। सही बात है, सही बात है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। आजकल लेखकों का क्रिएशन, रचना कर्म काफी बढ़ गया है, बहुत कुछ आ रहा है। सोशल मीडिया ने तो एकदम जैसे विस्फोट कर दिया है, लेखन विस्फोट जिसे कहते हैं। लेकिन पाठक क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा उन चीजों के बारे में, क्या सोचती हैं आप? देखिए, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अभिव्यक्ति बढ़ी है, लोग अपने मन की बात लिखने लगे हैं, लेकिन जो रचनात्मकता है ना वो अभी भी कम है। ठीक कह रहे हैं। लेकिन जो लिख रहे हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि हमारा जो समाज है, हमारे जो लोग हैं, वो अब खुद को
अभिव्यक्त करना चाहते हैं, माध्यम चले चाहे यही है। आप देखिए, जब इंसान अकेला होता है तब उसके मन में बहुत कुछ चलता रहता है, और सोशल मीडिया ने उस अकेलेपन को बांटा है। तो हम कहते हैं कि लिखने दीजिए, वो लिखने से उनके मन का गुबार भी निकलेगा, उनका अकेलापन दूर होगा। और हम जो उसी में से हम लोग जो संपादक हैं, जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग उन्हीं चीजों को उठाएं जो रचनात्मकता लिए हुए है, जिनमें गुणवत्ता है। तो जब अच्छी चीजें प्रकाशित होंगी, अच्छी चीजें की सराहना मिलेगी, तो जो लोग बाकी लिख रहे हैं धीरे धीरे वो भी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छी। ये जो डिजिटल युग ये डिजिटल युग में आपको क्या भविष्य दिखता है साहित्य का? डिजिटल युग का तो क्या बताएं, डिजिटल युग के कारण ही हिंदी अब पूरे विश्व में छाने लगी है। जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हिंदी पूरे विश्व में छाने लगी है, और हिंदी का विस्तार इतना हुआ है कि जैसे लघु कथा के परिंदे मंच चलाती हूँ, 58,600 से ऊपर लोग हैं उसमें सभी हैं, उसमें सभी देश के लोग हैं। और हमें फेसबुक जो है वो एक्सेल सीट में हमें डिटेल्स प्रोवाइड करता है। जब चाहे हम एक्सेल सीट को निकालें और वो हमें प्रोवाइड करता है, और उसमें वो सारी जानकारियां रहती है कि कितने देश के लोग हैं इसमें, कहाँ के लोग हैं, कनाडा से कितने लोग हैं, चाइना से कितने लोग हैं, और भारत में कितने, कौन से शहर से कितने लोग हैं। मतलब ये भी चीजें हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि हिंदी के लिए कितने दूर दूर तक, मतलब दूर दूर तक हिंदी जा रहा है, और वहां के लोग परिंदे में जुड़े हुए हैं। तो सोशल मीडिया ने हिंदी के विकास में, हम सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और एक अच्छे समाज की परिकल्पना में भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, हम लोग क्या होता है, हम लोग अक्सर बुराइयां ढूंढने लगते हैं किसी भी चीज में, और उसकी अच्छाइयों को हम दरकिनार करते रहते हैं। क्या हम अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो जो हमारा सड़क है, और वहां पे आपको मालूम है कि जहाँ पान गुटखा होते हैं, कई बार कई किराने की दुकान या दूध की गुमटी में भी लोग 4-5 लोग वहां मतलब खड़े हो जाते हैं। और वहां से अगर कोई गुजरता है तो कभी कभी टोंटिंग भी करते हैं, कोई छींटाकसी करते हैं। और ये जो है बहुत पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं और वो इस तरह का व्यवहार करते, तो वही चीज आपको सोशल मीडिया में भी दिखाई देता है। क्योंकि समाज वही है, वो जो हम कहते हैं ना कि चौक चौराहे पे खड़े होके जो छिछोरेपन करते हैं, वो सारे छिछोरे यहाँ भी मिलेंगे आपको। जिनका काम होता है अच्छे लोगों के ऊपर फिक्रे कसना, टांग खींचना। तो ये यहाँ भी है। तो खैर समाज है तो लेकिन सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी के विकास के लिए और व्यक्तित्व विकास के लिए भी। क्योंकि हम, और खास करके देखिए, पुरुष तो बहुत जगह अपने आप को खर्च कर देता, लेकिन हमारी जो बुद्धिमती महिलाएं हैं, और वो आप मेरी बात करो। बुद्धिमती महिलाएं हैं जो 16 साल में, 17 साल में जिनकी शादी हो जाती है, जो कभी कह नहीं पाते कि पापा मुझे बड़े होके ये बनना है, या जैसे ही 16-17 साल के हो गए तो उनके अंदर भी एक दबाव बनने लगता है कि पापा को मेरी शादी करनी है। बेटी की शादी करना पता नहीं क्या जरूरी है शादी करना। मतलब मेरे अंदर तो ये था कि क्या जीवन में हम सिर्फ यही जीवन का पर्याय है। पुराने समय में तो यही पर्याय था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम करके। हमने ये अभी देखा है संजीव जी कि जब जो महिलाएं अकेली होती हैं, शादी नहीं करती है, वो समाज को अधिक से अधिक अपना प्रतिदान देती हैं। ठीक बात है। आप मदर टेरेसा को देख लीजिए, अगर वो शादी कर लेती और उनका एक बच्चा होता तो उनकी पूरी जिंदगी उस एक बच्चे के पीछे लग जाती, वो समाज में वो मदर टेरेसा कभी नहीं बनती।
तो और आप अभी भी आप देखेंगे कि समाज में जो नेत्रियां जो बहुत ज्यादा काम कर रही हैं समाज सेवा में, अधिकतर लोग अकेली रहती हैं और इसीलिए वो बेहतर काम कर रही हैं। आप लेखन क्षेत्र में भी देखिए कि जो महिला लेखिकाएं जो अकेली रहती हैं वो ज्यादा साहित्य रचती हैं, बेहतर साहित्य रचती हैं। तो मैंने देखा कि वो जो अभी हमारी बच्चियां कमा रही हैं, तो हम उनको जीवन में शादी ही एकमात्र विकल्प नहीं है, ये समाज के अंदर भी हमें ये इस चीज को बोना होगा। नोटेड। मेरी अगली किताब इन्हीं विषयों पर होगी। शादी जीवन का पर्याय नहीं है, शादी जीवन का पर्याय नहीं है। हाँ, अच्छी बात है, हम एक साथ मिलके हम सहचर्य में जीवन बिताएं, एक परिवार की तरह हम रहें, एक हमारे बच्चे हों, ये अच्छी बात है। लेकिन किन्हीं कारणों से प्रारब्ध ने आपकी अगर शादी नहीं हो रही है तो आप सोच लीजिए कि आप किसी विशेष कारण से दुनिया में आए हैं। ठीक, मैं आपकी बात से सहमत। और अगला प्रश्न आपसे, आपने बताया कि विदेशों के साथ, विदेशी साहित्यकारों के साथ आप भी जुड़े हैं, भारतीयों के साथ जुड़े हैं, पूरे ग्लोबली आपका एक्सेस है। तो क्या सोचते हैं प्रवासी भारतीयों के या हिंदी साहित्य में विदेशियों के योगदान को कैसे आंका जाना चाहिए? विदेशों से जो साहित्य में काम हो रहा है, देखिए अपनी धरती पे रह के काम करना, जहाँ पे सब कुछ हिंदीमय है, हम हिंदीमय वातावरण है, तो वहां पे काम करना बहुत आसान है। और वो लोग उस जमीन पे कहते हैं कि खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना रहे हैं। हाँ, विदेश में जहां भी जो साहित्यकार वहां के आबो हवा में, एक अलग देश में, अलग भाषा के देश में, अलग बोली जहां बोली जाती है, और वहां हिंदी के लिए एकजुट होना, संगठित होना, हम तो सैल्यूट करते हैं। और उन सभी के योगदानों के लिए कि जो अभी भी हिंदी के लिए को वहां पे उन्होंने विस्तार दिया, हिंदी के लिए इतना काम कर रहे हैं, उन सब को मैं सलाम करती हूँ। ठीक बात है, मैं आपके साथ जुड़ा हूँ और मैं वेट कर सकता हूँ, क्योंकि आज मैं प्रकाशन के लिए तंजानिया से किताब आ रही है। जी। मैं टर्की की किताब पब्लिश कर चुका हूँ, मैं न्यूजीलैंड की किताब पब्लिश कर चुका हूँ, मैं अमेरिका की कई किताबें पब्लिश कर चुका हूँ, मैं यूके की किताबें पब्लिश कर चुका हूँ, जर्मनी की कर चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि लेखक हर सिरे में, हर हिस्से में पहुंच गए हैं। हाँ। और अभी मैंने एक प्रोजेक्ट डाला था प्रवासी साहित्य संगमन नाम से। उस प्रोजेक्ट में मैं काव्य पहले लिया, फिर कहानी और लघु कथा भी लूंगा। तो मैंने देखा उसमें काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो लोग कर रहे हैं काम। जी। अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, व्यक्तिगत प्रश्न। जी बिल्कुल। लेखन कार्य और प्रकाशन कार्य आदि से संबंधित जो आपकी जुड़ाव है या जो डेडिकेशन है, समर्पण है, उसके अलावा आपकी व्यक्तिगत हॉबी क्या है? मैं बहुत संवेदनशील हूँ। जी। मेरे पास कितना भी काम रहे और अगर मुझे कोई ये कह दे कि आज कांता जी अब बिरयानी बनाइएगा, या बच्चे कह देते हैं मुझे तो आना पड़ेगा, जैसे बच्चे कह देते हैं कि मम्मा आज तुम संडे को घर में रहोगी, तो मैं कहती हूँ हाँ रहूंगी। तो फिर वो अपने दोस्तों को बुला लेते हैं और फिर मुझसे खाना बनवाते हैं। और मुझे सच पूछिए सबसे अच्छा लगता है खाना बनाना। सही बात है। खाना बनाना एक किताब रचने जैसा है। किताब रचने जैसा है, वो भी तो क्रिएटिविटी है। हाँ, खाना बनाना किताब रचने। और खाना बनाने में भी, जैसे जब मैं साहित्य में नहीं आई थी तब भी मैं नए कॉम्बिनेशन, खुद ही नए कॉम्बिनेशन करके और बच्चों के हिसाब से नए डिशेस बनाती थी। मतलब बहुत सारे मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए और मेरे बच्चे उन चीजों को बहुत
अप्रिशिएट करते कि मम्मा तुम जो टिफिन में देती थी, बच्चों का टिफिन आपको मालूम ही है कि बदल बदल के टिफिन देना, बच्चा ये नहीं खाता तो उसको ये खिलाना है, वो खिलाना है। तो वहां भी बहुत सारे मतलब एक्सपेरिमेंट किए। तो कुकिंग मेरा फेवरेट है, और कुकिंग में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं नहीं करती हूँ। मैंने बेकिंग खूब की, मैंने केक तो दूर की बात है, मैंने ब्रेड बनाए, पिज्जा बेस बनाया। केक भी बनाती हैं आप? हाँ, ब्रेड भी बना लेती हूँ मैं। तो दीदी फिर ऐसा है, कल क्रिसमस है और परसों हम मिल रहे हैं, तो मैं आपके केक का हिस्सेदार बनूंगा। जी 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 जी, स्वागत आपका, स्वागत। हम अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा या निवेदन करूंगा कि उदीयमान लेखकों के लिए या नए लेखकों के लिए आपका क्या संदेश होगा, क्या आप उनको गुर देना चाहेंगे? नए लेखकों को मैं यही कहूंगी कि सम्मानजनक लेखन करें, सम्मानजनक लेखन करें। नए लेखक हैं, वो लिखते हैं, लेकिन अपने लिखे को वो जोर जोर से पढ़ें और लिखने के बाद, और जब अपना लिखा हुआ पढ़ लें उसके बाद वो ठीक उसी समय एक अच्छी और जो सिद्धहस्त और जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ जो रचना होगी उसी विधा की, फिर उसको पढ़े वो, और अपनी रचना को जब जोर से पढ़ेंगे और बाद में एक और अच्छी रचना दूसरे की जोर से पढ़ेंगे तो उनको खुद ही समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है। ये वैसा ही है जैसे रफी के गीत को, है ना, आप गाएं और रिकॉर्ड करके सुने कि क्या कहाँ सुर गलत लग गया। हाँ, बस यही है। और हिंदी के पाठकों के लिए आपकी क्या सम्मति होगी? हिंदी में तो पाठक बहुत हैं, तो हम पहुंच नहीं पा रहे। हिंदी में पाठक बहुत हैं, पाठक बहुत है। आप विश्व पुस्तक मेले में जाते तो है ना, देखते होंगे रविवार को कैसे भीड़ उमड़ती है, ये भीड़ पाठक की ही तो होती है। आपने रविवार को विश्व पुस्तक मेले में देखिए, ऐसे भीड़ उमड़ती है वहां। वर्किंग डेज में तो लोग कम होते हैं, लेकिन छुट्टी के दिनों में बहुत भीड़ होती है। तो लोग तो कहते हैं कि पिकनिक के लिए लोग आते हैं, खरीदारी नहीं होती उतनी। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, खरीदारी वाली बात, अब यहाँ बिजनेस आ गया। हमने कहा पाठक होते हैं, है ना, पाठक तो है। पाठक जैसे आपको मालूम है कि बड़े बड़े मॉल हैं, तो कई बार मेरे बच्चे जाते हैं मॉल में और ब्रांडेड जो ये है वो है वहां पहन के देख लेते हैं, और उनको लगता है कि ये इतने नंबर का, इस कंपनी का बीबा का है तो इतने नंबर का साइज जो है, और ये वाला डिजाइन हमें बहुत अच्छा लग रहा है। फिर घर आते हैं और अमेज़न पे बीबा का जो है वो सर्च करते हैं, और वही वाला ब्रांड, वही वाली चीज, और इस साइज में वो ऑर्डर कर देते हैं। वहां बहुत अच्छा छूट मिल जाता है, बहुत अच्छा छूट मिल जाता है। अभी अंतरजाल पे पाठकों के लिए, जो सामान्य पाठक हैं, अंतरजाल पे सामान्य पाठकों के लिए सामग्री, अकूत सामग्री, एक अभिव्यक्ति में, साहित्य समय में, और गद्य कोश में, ये जो मतलब इन सब में इतनी कहानियां, इतनी लघु कथाएं, इतना साहित्य है, हर तरह का है। तो अंतरजाल ने उनको सब चीजें उपलब्ध करवा दी हैं। हम बार बार पाठकों पे दोष लगाते किताबें बिकती, किताबें असल में वो खरीदते हैं, अधिक किताबें पाठक तो खरीदते हैं। मतलब जैसे कि हम ट्रेन में जाते थे, पहले की बात है, मेरे पास भी किताबें होती थी, लेकिन मैं जब यात्रा पे निकलती थी, कहीं भी बैंगलोर जा रही हूँ बेटी से मिलने, तो एक उपन्यास खरीदती थी या कोई एक किताब खरीदती थी बुक स्टॉल से, और ट्रेन में पढ़ती हुई पहुंच जाती थी। और बचपन से भी जब कलकत्ता से गांव आते थे तो स्टेशन पे एक किताब खरीदते थे, और गांव आते थे और उस पढ़ लेते थे उतने में, और जाते समय फिर एक किताब खरीदते थे। स्टेशन पे पहुंचने का मतलब है एक किताब खरीदना। हाँ, यही परंपरा क्षीण होती जा रही। मेरा कांटेक्ट है AWH व्हीलर्स के साथ, जी जी, लेकिन उनका भी यही कहना है कि आज के 10 साल पहले जो कुछ होता था, जो खरीदारी करते थे लोग, अब नहीं करते। अब लोग फेसबुक पे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। मेरे किताबें आज की डेट में एयरपोर्ट्स पर अवेलेबल हैं WH स्मिथ में। हिंदी की किताबें पहली बार WH स्मिथ में मैंने एक्सेप्ट कराई, लेकिन कुछ किताबों को छोड़ करके
पाठकों के आकर्षण? नहीं, किताब इंग्लिश बुक्स किताब भी है, इंग्लिश बुक्स में? किताब लोग नहीं खरीदना चाहते हैं, और जो लेखक हैं जिनकी किताबें छपती हैं, सच पूछिए वही लोग अधिकतर खरीदते भी हैं। आज ही मैं जो जिस कार्यक्रम में साहित्य अकादमी के गई थी, अभी बैग में रखा ही होगा, वहां गई थी तो 2 किताब खरीद के लाई। मतलब वहां से 2 किताब, और वो मतलब ऐसी किताब थी जो मुझे लगा मैथिल जी भी थे, उन्होंने भी एक किताब खरीदी। तो जी। किताब का जो इस चीज से जुड़ा हुआ है ना, उसको उन चीजों को लगता है। एक किताब मैंने खरीदी है, विषय बिंदु। ये विषय बिंदु, अच्छा। इसमें मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि विषय बिंदु विभिन्न प्रशिक्षण वर्गों में चर्चा आदि लेने वाले कार्यकर्ताओं के लिए, और ये इसका जो आप अनुक्रम देखेंगे, भारतीय इतिहास के प्रमुख चरण उसकी 4 हैं कि इतिहास की ओर देखने का हमारा दृष्टिकोण, हमारी गौरवशाली परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान की उज्जवल परंपरा, राष्ट्र पर हुए बाह्य आक्रमण और हमारा अनवरत संघर्ष। और इस तरह से वो थोड़ा सा संघ से जुड़ा हुआ भी है। हाँ, नहीं इसका मतलब ये नहीं किसी का भी लिखा हुआ हो उसे पढ़ने से ही अच्छा रहता है। हाँ, तो इस तरह से हम लेखक लोग किताब को ज्यादा महत्व देते हैं, और हम ही लोग लिखते हैं, हम ही लोग खरीदते हैं, हम ही लोग छपवाते हैं। तो अभी तो स्थिति तो बहुत खराब है, लेकिन चलती रहनी ठीक चाहिए। है। हाँ, पाठकों में एक चीज के लिए हमें जरूर करना चाहिए कि लोगों को हम ये प्रेरित करें कि गिफ्ट में वो किताब उपहार में दें। मैंने तो शुरू कर दिया दीदी। हाँ, गिफ्ट में किताब ही उपहार में दे, और सभी को ये कहें कि आप जैसे बर्थडे गिफ्ट हुआ या कहीं गिफ्ट हुआ, उसके पसंद की किताब हम खरीद के दें। उसको कौन सी किताब चाहिए थी। हमने इसमें एक छोटा सा काम किया है, आपको भी अच्छा लगेगा शायद। कई बार क्या होता है, बर्थडेज में छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल, उनके लिए हमारे साहित्य थोड़ा सा बदहजमी वाला हो सकता है या उनको इंटरेस्ट ना है। ये सोच करके हमने एक नया लेखक वर्ग तैयार किया है, जिसमें सबसे छोटा लेखक जो है वो 6 साल का है, और सबसे बड़ी लेखिका जो है वो 15 साल की है। बहुत अच्छा। तो हमने भी चर्चा भी करी थी। हमारे 8 जो रचनाकार हैं, बाल रचनाकार, और इस पर फिर हम जनवरी में एक बार चर्चा करेंगे। अब की बार आपसे अनुरोध करेंगे कि आप भी शामिल हों और अपने सुझाव दें। जी जी जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आभार। आभार आप कहती नहीं, मैं लिखती तो मैं वापस ले लेता हूँ। धन्यवाद देना चाहूंगा, और चाहूंगा कि ऐसा विचार विमर्श चलता रहे। बड़ा ही पर्सनलाइज्ड डिस्कशन रहा। तो फिर मिलते हैं एक दिन बाद, और आपके केक का शेयर करते हैं आपके साथ। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, धन्यवाद।